हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता चुका हूं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरह से हल किया गया है। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। पॉइंट है दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। लोहे की वस्तुओं को दोस्तों हम क्यों पेंट करते हैं, देख लीजिए। उत्तर लिखें दोस्तों, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के पदार्थ उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, पेंट करने से जो होता है ऊपरी भाग, लोहे के ऊपरी भाग छुप जाता है, वायु के संपर्क में सीधे नहीं आता। पेंट करने से वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम उस लोहे के पदार्थ को बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको आप समझे होंगे। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर लिखें दोस्तों, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है क्योंकि उसमें उपचयन ना हो सके, उसमें उपचयन ना हो सके। इसलिए नाइट्रोजन से क्या करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन से प्रभावित नहीं करते हैं, है ना। चलिए इसको भी आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उत्तर लिखें दोस्तों। उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट में, है ना, लोहे के कुछ टुकड़े को डुबाया जाता है दोस्तों, तो वह किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है, Fe+Cu SO4 रिएक्शन गिव विथ FeCO4+UC बनाता है। ठीक है, आप इसको समीकरण देख लीजिए और इसका उदाहरण में आप जो जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा दोस्तों, यही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखें दोस्तों। आंसर देख लीजिए, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, या घटाते हैं या बढ़ाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे Fe, है ना, जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित, है ना, किया जाता है। देख लीजिए क्या लिखा है, Cu6 क्या लिखा है, Cu6H6+Cl2 रिएक्शन के बीच C6H5Cl+CHI ठीक है, देख लीजिए। इसको आप विस्थापन अभिक्रिया में लिखिएगा और ये उत्प्रेरक
के परिभाषा देकर आप इसको एग्जाम्पल में यानी जैसे में आप उदाहरण में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों? उत्तर लिखा है दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने पर अवरोध करती है, यानी जल नहीं पाती। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेंगमार से साफ किया जाता है, तब उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना। क्योंकि दोस्तों उस पर क्या रहता है, सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत रहती है, जिससे वो जलने में सही से जल नहीं पाती, अवरोध करती है, रोकता है जलने से। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेंगमार से साफ किया जाता है। ठीक है, तब वो मैग्नीशियम रिबन जल पाती है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। और आंसर लिखें दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं दोस्तों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? उसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण देख लीजिए क्या लिखें। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है और SU है ना, Cu की उपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर है ना स्वयं को विस्थापित कर रहा है। देख लीजिए इसको, आप देख लीजिए दोस्तों। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe क्या है? Fe जो है अधिक अभिक्रियाशील है और SU की उपेक्षा उसे विस्थापित कर रहा है। देख लीजिए, अलग कर दिया, इसको विस्थापित कर रहा है, उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। स्वयं देख लीजिए, जहाँ ये था दोस्तों उसको हटाकर है ना, Cu को हटाकर है ना, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु और अपने आप को उपस्थित करता है। इसीलिए दोस्तों तो आपको समझाए दोस्तों कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर वह उसके स्थान ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। समझेंगे दोस्तों कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को है ना हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं, तो उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आपको बॉडी का में पूछ देगा दोस्तों। उत्तर लिखेंगे तो उत्तर देख लीजिए। लिखें, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाते हैं, तो वैसे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। कहता है जब वियोजन अभिक्रिया है ना, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में विभक्त हो जाती है, यानी परिणत हो जाती है, तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। उदाहरण लिखा और ये उदाहरण को आपको सटीक बैठाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 2 नंबर आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना के कॉपी भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना, आपको ये बताना है दोस्तों। उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें
अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट कराने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है आपको बता दिया। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो दोस्तों समझ लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ के तत्व के परमाणु संख्या समान हो, बराबर हो, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, या आपको रासायनिक संतुलित समीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा निकलती है दोस्तों, जिस अभिक्रिया में उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मेथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या लिखते हैं? ऊष्मा निकलती है। मेथेन से जब जलाया जाता है मेथेन की दहन होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आप उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, ये आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रियाओं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी खींचता है अपनी ओर, है ना, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तथा एमोनियम थाइसोनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको क्या होता है? ऊष्मा को क्या कहता है? अवशोषित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इसीलिए ऊष्मा जिसमें अपनी ओर ऊष्मा खींचे उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जो आप बाहर निकाले ऊष्मा को उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जिस तरह आपको बताया जा रहा है दोस्तों, उसी तरह आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। देख लीजिए, लिखा है दोस्तों, जब 2 बिलियनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रियाओं से श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब 2 बिलियन को मिलाया जाता है और उनके अभिक्रियाओं से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में अविलेय है। क्या है? जल में वो अविलेय है। तो इस अविलेय पदार्थ के अपक्षेप कहते हैं। इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे दो पदार्थ को मिलाया जाता है और उसमें से एक श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। अविलेय मतलब जो जल में न ही घुले दोस्तों, जो जल में सही तरह से मिक्स ना हो उसे अविलेय कहते हैं, और जो सही तरह से घुल जाए उसे विलेय कहते हैं ना। तो जो अविलेय पदार्थ हो उसमें से दोस्तों क्या है? अपक्षेपण, उसे अपक्षेपण कहते हैं। इस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप समझे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, और ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये समीकरण को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? शोषण सांस जो लेते हैं दोस्तों उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। देख लीजिए उत्तर क्या लिखे? उत्तर लिखे, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो भोजन जो खाते हैं दोस्तों उसे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सही से जीवित रहने के लिए हमको ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है ऊर्जा की। यह ऊर्जा है ना हमें भोजन से मिलती है। बोले ना, भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तभी कोई काम सही से कर पाते हैं, है ना।
जिसमें हमें खाते हैं, हम जिसे खाते हैं। भोजन हम क्या कहते हैं, खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। जब हमारे पेट में भोजन वो पचता है तो सरल पदार्थ में वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में वो विभक्त हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में, आलू में तथा ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पेट में टूट कर क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनता है दोस्तों। और देख लीजिए, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, और हमारे शरीर में ये ग्लूकोज क्या करते हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी अभिक्रिया का अवशेष विशेष नाम शोषण है। इसी अभिक्रिया क्या है, विशेष नाम क्या है, शोषण है। अब शोषण किसे कहते हैं दोस्तों, आप सोच कर बोल देंगे कि सांस को लेना और छोड़ना, यही शोषण है। जैसे सांस आप लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे शोषण कहते हैं। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टैप में देना हो तो इसी तरह आप दीजिएगा, ठीक है, जिस तरह आपको बताएं। उसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद लिखा है ग्लूकोज, है ना, चूंकि शोषण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। शोषण अभिक्रिया में क्या कहते हैं, ऊष्मा निकलती है। आप ऊर्जा को लेते हैं, यानी सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या निकलती है, शोषण जब हम करते हैं तो ग्लूकोज भी बाहर निकलती है, और यानी ऊष्मा बाहर निकलता था। शोषण अभिक्रिया में ऊष्मा क्षेपी है, और शोषण अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी भी कहा जाता है शोषण अभिक्रिया को। अगर कहा जाए दोस्तों उसके हिसाब से, तो हम अंदर भी लेते हैं सांस को, यानी हवा को, है ना, तो उसको ऊष्मा शोषी भी कहा जाए। तो यहाँ क्या लिखा है, ऊष्मा शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो हाँ, सही बात है कि ग्लूकोज चूँकि शोषण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो उसको अतः हम इसको कह सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी ये शोषण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्रकाश अपघटक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपघटक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए क्या लिखा है आंसर दोस्तों। आंसर लिखा है अपघटक अभिक्रिया। इसका परिभाषा देख लीजिए, अपघटक अभिक्रिया या वियोजन व अभिक्रिया है। अपघटक समझिए या वियोजन समझिए, वो दोनों नाम है, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। आपको पता है वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, जब एक बड़े पदार्थ, है ना, जब एक बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं, तो वही बनते हैं या विभक्त हो जाते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, दोस्तों। जैसे देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटक, है ना, यहाँ क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश और बनता दूसरा चीज़ है। ठीक है, जैसे देख लीजिए दोस्तों, आपके वियोजन अभिक्रिया एक बार समझा देते हैं दोस्तों। धाती लैंग्वेज में आपको समझ लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक जो है दोस्तों, एक बड़ा पत्थर आप ले लीजिए, उसको जब आप तोड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जो होते हैं वियोजन अभिक्रिया, एक बड़ा पत्थर है ना, जब वो अभिक्रिया होते हैं, अभिक्रिया किसी में कनेक्ट होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे हथौड़ा जब आप उस पर आप मारेंगे पत्थर पे, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार जब कनेक्ट होते हैं किसी में, अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, तो वो बड़े पदार्थ, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में दो दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक बड़ा पत्थर कहेंगे या उसको छोटे छोटे टुकड़े कहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ है कि जब एक बड़े यौगिक टूटने से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग पदार्थ बनते हैं, इसीलिए उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, देख लीजिए, आप इसको भी समझ लीजिए, और बहुत ही आसान है दोस्तों। ये आंसर लिखें दोस्तों, आंसर देख लीजिए, वे अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं
संयोजन अभिक्रिया। और आपको पीछे में एक बताया दोस्तों, जब बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तो इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में होता है कि जब दो पदार्थ, एक या दो पदार्थ है ना, टूटकर क्या होते हैं दोस्तों, टूटकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करे। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो पदार्थ बने। ठीक है, तो यही डिफिनेशन है दोस्तों इसमें। देख लीजिए, तब भी देख लीजिए आप क्या क्या लिखे हैं। वे अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थ में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है, दो पदार्थ टूटकर एक बनता है, और उसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर क्या बनता है, दो बनता है। ये अंतर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल क्या है, विपरीत है दोस्तों। आपको बता दिए विपरीत है। उसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में होता है कि दो पदार्थ टूटकर एक बनता है, और एक पदार्थ उस वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो बनता है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसके आंसर लिखें दोस्तों। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना। जब एक चावल को भात बनाते हैं तो कहते हैं हम ये क्या हुई है, रासायनिक परिवर्तन हुई है। मगर वहाँ क्या होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर मतलब खट्टा, अंगूर का खट्टा होना, तथा सांस लेना, सांस भी एक अभिक्रिया है। ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होता है। आप याद रखिए, जब कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे दूध का फटना, दूध का दही का बनना, ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। सांस लेना, अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पचना, भोजन का बनना, है ना, ये सारे क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है। ये हमारे इर्द गिर्द जो बीतता है दोस्तों, पूरे दिन में जो बीतता है, दैनिक जीवन में जो बीतता है दोस्तों, ये सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न हो पाते हैं। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है दोस्तों, आप देख लीजिए। संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है, देख लीजिए। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसी समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जब तीर के निशान में दोनों तरफ, है ना, जब अभिक्रिया होते हैं दोस्तों, दोनों तरफ जब तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, तब उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। इसी तरह आप दोनों में डिफरेंस लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अंतर लिखेंगे कि अगर तीर के यानी अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। अगर दोस्तों वो अभिक्रिया जब अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों की संख्या अगर समान ना हो तो उसे कहेंगे आप असंतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए आंसर क्या लिखा है। आंसर लिखा है दोस्तों, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें
ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम शोषण है तथा शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आपको पीछे भी ये क्वेश्चन बताया दोस्तों, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको भिव्या मान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछेगा, क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इससे स्पष्ट कीजिए। आप किसी तरह लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा दोस्तों, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभाव को देख सकते हैं? देख लीजिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभाव को देख सकते हैं? देख लीजिए आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों। आंसर लिखे आपको, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तु चमकीली होती है। कोई भी चीज़ अगर लोहे की बनती है दोस्तों तो वो क्या चमकीली होती है और नई होती है। कुछ दिन के बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर, बाहर में कहीं भी छोड़ दीजिए, पानी बरसात जहाँ उसको कुछ न मिले दोस्तों, हवा मिले, वायु मिले, वायु के संपर्क में रहे जाने पर इसकी सतह में लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं दोस्तों। क्या उसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। क्या कहता है? इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह क्या लिखा है दोस्तों, अब देख लीजिए, यह अभिक्रिया अन्य धातु की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब चमकीली होती है दोस्तों, जब उसको वायु के संपर्क में आप बाहर में छोड़ देंगे या कहीं भी जहाँ पानी उस पर पड़े या वायु के संपर्क में रहे दोस्तों, उसको छोड़ देंगे तो उस पर एक भूरी टाइप का जो है ना दोस्तों परत चढ़ जाती है, जिसको आप लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो उसका जो चमकीली नए में था दोस्तों, जब लोहे के कोई चीज़ आप बनाते हैं तो नई दिखती है, तो उसमें जो परत चढ़ती है दोस्तों, जिसको लोहे के जंग लगना कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी रंग बदलता है, रंग बदलता है दोस्तों। जब उसके बाद देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्रता के आधे के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, तो उसके बाद देख लीजिए, तब इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी अभिक्रिया कहते हैं संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी हुई वस्तु खराब हो जाती है। संक्षारण के कारण क्या होती है? लोहे की कोई भी नई वस्तु खराब हो जाती है। जब लोहे, आप लिखेंगे जब लोहे, इसको अगर आप शॉर्ट कोड में लिखना भी चाहेंगे दोस्तों तो आप इसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए। जब लोहे वायु के सीधे संपर्क में आती है तब उसमें एक भूरी आप क्या लिखेंगे, एक भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और इसी चीज़ को जब कोई भी धातु में जंग लगते हैं या वो खराब हो जाते हैं, उसी को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण से कोई भी लोहे की वस्तु खराब हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए आप इसको समझे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये भी भिव्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में क्यों किया जाता है? बुझे हुए चूने देखें दोस्तों, विलयन का जो होता है दीवारों में सफ़ेदी करने, यानी चूना जो मारते हैं दोस्तों, वो चूना जो मारते हैं दोस्तों, वो क्यों किया जाता है? देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। आंसर लिखा है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है, एक परत छोड़ जाती है दोस्तों, है ना। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होता है, जिससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देते हैं, है ना। और क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चमकीली पदार्थ होता है और चमकीली होता है दोस्तों। 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो चमक देने लगती है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कारण कि दीवार पर चमक हो दोस्तों, है ना, सही से दीवार दिखे, इसी कारण बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी यानी पेंट करने, है ना, निपने में
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको समझेंगे दोस्तों। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे। सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर सही से उतार के नोट बनाइएगा, क्योंकि ये आपको हर बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।